नमस्कार बच्चों, मैं मंजू बुड़क स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी कक्षा 12 का पार्ट नंबर 3, जो है जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, जिसमें से हमने जनसंख्या वितरण और घनत्व पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्या है, कैसी इसकी प्रवृत्ति रही और क्या इसके कारण रहे बढ़ने के, ये सब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, कुछ मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। जीत व हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। जीत व हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान ली तो हार है और ठान ली तो जीत। हाँ बच्चों, हम जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करने वाले थे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी परिभाषा। परिभाषा के लिए मैंने थोड़ा सा इसको शॉर्ट में यहाँ मेंशन किया है। देखिए आप, क्या होती है जनसंख्या वृद्धि? किसी भौगोलिक क्षेत्र की जनसंख्या के आकार में, किसी भी कोई पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र की बात हो रही है, वहाँ जनसंख्या के आकार में एक निश्चित समय में जो परिवर्तन होता है वो है जनसंख्या वृद्धि। यहाँ बात आ रही है परिवर्तन की। समझे आप कि भौगोलिक क्षेत्र है कोई निश्चित, वहाँ पर जनसंख्या का जो आकार था, पहले तक जो आकार था, उसमें जो परिवर्तन आया है एक निश्चित समय के बाद में, जो परिवर्तन हुआ है वहाँ की जनसंख्या में, वो ही वहाँ की क्या है? जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का पर्याय क्या है बच्चों? जनसंख्या परिवर्तन। आप बोलो जनसंख्या वृद्धि या आप बोलो जनसंख्या परिवर्तन, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही चीज़ है, दोनों, कोई अंतर नहीं है इसमें। तो जो कि कौन, जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या परिवर्तन, ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब आप ये मत समझना कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या की ग्रोथ की बात हो रही है कि धनात्मक जनसंख्या कितनी हुई वहाँ पर, जबकि जनसंख्या वृद्धि हम जब भी ज्ञात करते हैं तो वहाँ धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो जनसंख्या वृद्धि के आगे जब भी आंकड़े प्लस में आएंगे तो प्लस और माइनस में आएंगे तो माइनस, बाकी होगी वो जनसंख्या वृद्धि ही। नेक्स्ट, जिसका मापन हम कुल संख्या से करते हैं। कैसे करते हैं, कैसे पता लगे हमें कि धनात्मक है या ऋणात्मक? उसका मापन हम टोटल संख्या से करते हैं कि पहले कितनी संख्या थी और इस निश्चित समय के बाद इसमें कितनी संख्या हो गई, बढ़ी है या कम हुई है। तो जनसंख्या वृद्धि को संख्या और प्रतिशत दोनों के द्वारा व्यक्त किया जाता है बच्चों। हम जनसंख्या वृद्धि को संख्या से भी और प्रतिशत से भी व्यक्त करते हैं, दोनों से। संख्या, जैसे कि अपन राजस्थान की बात करें तो जनगणना के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई आज, मतलब कितनी संख्या है राजस्थान की, जनसंख्या कितनी है राजस्थान की, तो हम देखेंगे कि 6.86 करोड़ के लगभग है। बात करें प्रतिशत की तो प्रतिशत कितनी है, तो प्रतिशत देखा जाएगा या तो देश के परिप्रेक्ष्य में या फिर विश्व के में। अगर बात करें कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या राजस्थान में रह रही है, तो हमें पता लगेगा कि 5.60 के लमसम जनसंख्या जो है इंडिया की, वो रह रही है राजस्थान में। और बात अगर जनसंख्या आंकड़ों की हो, जनसंख्या संख्या की हो, तो वो हो जाएगा 686 करोड़। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि ज्ञात करने के लिए दो चीज़ें काम में ली जाती है बच्चों। दो जो कारण होते हैं वो देखे जाते हैं महत्वपूर्ण। एक तो ये चीज़ कि विगत जनगणना वर्ष कौन सा था, किसके परिप्रेक्ष्य में निकाल रहे हैं हम जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, पिछला 2001 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पे निकाल रहे हैं, या फिर हम 2011 वाली जनगणना के आधार पर निकाल रहे हैं। तो एक तो जो पीछे का जो जनगणना वर्ष है वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरी, उस टाइम जनगणना
क्या थी, जनसंख्या क्या थी, जो पीछे की जो जनगणना हुई थी जिसके आधार पर हम ये वाली जनसंख्या अब निकाल रहे हैं, वृद्धि निकाल रहे हैं, तो उस टाइम कितनी तो जनसंख्या थी और कौन सा वो वर्ष था। ये दोनों चीज़ें हमें वृद्धि ज्ञात करने के लिए ज़रूरी होते हैं, इन दोनों चीज़ों को देखना। ठीक है। अब बात अगर हम इंडिया की करें तो इंडिया के अंतर्गत जनगणना वर्ष अगर 2011 की और 2001 के बीच में अंतर देखिए आप। 2001 में 102.7 करोड़ जनसंख्या थी। कितनी थी? 102.7। और 2011 में कितनी हुई? 121.01 करोड़। ठीक है। कितना अंतर हुआ? निरपेक्ष वृद्धि वो होती है जो उन दो जनगणनाओं के बीच में जनसंख्या में कितना फैसला हुआ, कितनी बढ़ी या कितनी कम हुई, वो वहाँ की निरपेक्ष वृद्धि होती है। तो भारत की बात करें तो 2001 और 2011 के अगर अपन इनको माइनस करें या इन दोनों को देखा जाए तो वृद्धि जो हुई 18.3 करोड़ जो लोग थे वो 10 साल में इंडिया में बढ़ गए। ठीक है। निरपेक्ष वृद्धि क्या होती है? वर्तमान जो जनगणना जनसंख्या है, वर्तमान मतलब इस टाइम हम कौन सी जनगणना पढ़ रहे हैं, किसके आंकड़े के आधार पर हर चीज़ अपन तय करते हैं? 2011 वाले आंकड़ों के आधार पर। तो जो 2011 वाली जनगणना की जो जनसंख्या थी उसमें से विगत मतलब उससे जस्ट पहले वाली कौन सी थी? 2001 वाली, उसकी जनगणना जनसंख्या थी वो, उसको आप माइनस कर दो। जैसे कि यहाँ हमने किया है कि जो 11 वाली थी वो 121 थी और 2001 में थी 102, तो माइनस किया तो हमारे पास आया कि 18.3 करोड़ लोग बढ़ गए। तो वही वहाँ की क्या होती है? निरपेक्ष वृद्धि होती है कि उन दोनों जनगणनाओं को आपस में घटा दो। ठीक है। प्रतिशत वृद्धि की बात की जाए तो प्रतिशत वृद्धि होती है बच्चों, निरपेक्ष वृद्धि जो अभी हमने पढ़ा है, डिवाइड बाय विगत जनगणना की जनसंख्या। ठीक है। अब निरपेक्ष वृद्धि किसे कहेंगे वो पढ़ लिया। अब प्रतिशत वृद्धि किसे कहेंगे कि जो निरपेक्ष वृद्धि हुई है उसको भाग दो किससे? उस पिछले के जो जनगणना वर्ष था ना उसमें कितनी जनसंख्या थी, फिर गुणा 100, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? प्रतिशत। प्रतिशत जब जब हम निकालते हैं तो गुणा में क्या होता है? 100 होता है। तो देखिए एक उदाहरण देखिए आप कि 18.3 जो करोड़ है वो जनसंख्या बढ़ी थी इंडिया में 2001 के बजाय 2011 की जनगणना में। ठीक है। तो ऊपर तो ये जो 18.3 है वो आ गया, क्या? वृद्धि आ गई 10 साल की। फिर नीचे हम किस आधार पर निकाल रहे हैं? हम तो 2001 वाली के आधार पे निकाल रहे हैं कि कितनी वृद्धि हुई, प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई, वो 2001 वाली के आधार पर निकाल रहे हैं। तो वो कितनी है? वो है 102.7। इंटू में 100 आ जाएगा। ये क्यों आया? क्योंकि हम प्रतिशत निकाल रहे हैं। ठीक है। तो 18.3 बटा 102.7 इंटू 100 तो बराबर हो गया ये 17.81% दशकीय वृद्धि दर। क्या आ गई अपनी दशकीय वृद्धि दर? 17.81। जबकि निरपेक्ष वृद्धि, देखो ये शब्द कंफ्यूज करने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप। निरपेक्ष वृद्धि कितनी थी? वो तो हमने 121 में से 102 माइनस किया था, तो हमारे पास जो 18.3 करोड़ जनसंख्या आई थी वो थी। ठीक है। अब हम क्या निकाला है? अभी हमने प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि में आ गया 18.3 बटा 102 यानी 2001 वाली जनगणना इंटू 100, तो हमारे पास आया कि 17.81% क्या है? दशकीय वृद्धि दर है। ठीक है। ये आ गई दशकीय वृद्धि दर बोलेंगे इसको। वो क्या थी? निरपेक्ष वृद्धि थी। ये प्रतिशत वृद्धि दशकीय वृद्धि दर हो गई। अब बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ से भी बहुत बार आता है, क्या कि वार्षिक जो वृद्धि दर है ना वो क्या रही?
पीछे की जनगणना में वार्षिक वृद्धि दर क्या रही इंडिया की, तो वार्षिक वृद्धि दर की बात करें हम तो 17.81 जो है वो क्या है, दशकीय। तो कितना इजी सा है कि वो 10 साल की है, तो 1 साल की हमें निकालनी है, तो 17.81/10 कितना हो गया, 1.78%। ठीक है, 1 साल की तो इजीली निकाल सकते हैं कि बात वहाँ 10 साल की थी, तो 10 साल का भाग दे दो, कितनी आई, 1.78। तो 3 चीज़ें याद रखनी है यहाँ से, 1.78 वार्षिक वृद्धि दर, और दशकीय वृद्धि दर 17.81, और निरपेक्ष वृद्धि 18.3 करोड़ जनसंख्या। ठीक है, अब नेक्स्ट विश्व जनसंख्या वृद्धि जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अपन नॉर्मल जनसंख्या वृद्धि के बारे में जान चुके उदाहरण सहित कि जनसंख्या वृद्धि आखिर होती क्या है। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं कि विश्व जनसंख्या वृद्धि कैसे रही, क्या रही, इसके बारे में। ठीक है, तो स्थानिक जो संबद्धता है उसके साथ निरंतर वृद्धि हुई है बच्चों। जो स्थान विशेष से संबंध रखती है, ये जो वहाँ निरंतर जनसंख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुई है, अगर स्थान विशेष की बात करें तो। दूसरा, प्राग ऐतिहासिक काल में बात की जाए तो वृद्धि अत्यंत क्या थी, धीमी थी। कारण क्या थे, उसके कारण 2 थे। एक कारण तो ये हो सकता है कि, हो सकता नहीं है कि विषम जलवायु थी। ठीक है, दूसरा विषम जलवायु दशाएं थी, दूसरा घुमक्कड़ी जीवन था, और तीसरा अल्प पोषण था। ये 3-4 जो कारण थे, अहम कारण, उसकी वजह से प्राग ऐतिहासिक काल में वृद्धि दर बहुत ही धीमी थी, क्योंकि वहाँ की कठोर जो जलवायु थी, या तो अति शीत या अति उष्ण या फिर अति आर्द्र, ऐसी जलवायु में मानव का जीवन सफल नहीं था, और दशाएं मतलब विपरीत थी, घुमक्कड़ी जीवन था, अर्थात लोग घूमते रहते थे, कोई घर, कोई बॉडी को आराम देना, कोई कुछ नहीं, घूमते रहते थे, घूमते जो मिला वो खाया चबाया और फिर आगे बढ़ गए बस। अल्प पोषण था, मतलब उनको पोषण नाम की चीज़ का तो पता ही नहीं था कि हमें क्या चीज़ ज़रूरी है क्या नहीं है, जो मिला रूखा सूखा जो भी खाया और आगे बढ़ गए। ठीक है, ये बात हो रही है प्राग ऐतिहासिक काल की। धीरे धीरे मानव ने पशुपालन, कृषि विकास और खाद्य आपूर्ति से पोषण प्राप्त किया। ठीक है, पशुपालन करना सीखा, कृषि विकास हुआ और खाद्य की आपूर्ति हुई तो पोषण भी हुआ। समय के साथ साथ मानव ने विभिन्न जलवायु दशाओं के साथ अनुकूलन करना सीखा। ठीक है, जो समय आया निकला, उसके साथ साथ विभिन्न जलवायु दशाएं जो आई, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी वर्षा, उसके साथ मानव ने क्या सीखा, अनुकूलन करना सीखा, समायोजन करना सीखा। फिर विषम जलवायु परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी उसमें आ गई। ठीक है, ये कारण थे वृद्धि के। पहले क्या था और फिर धीरे धीरे मानव की जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि कैसे हुई, उसके कारण। अब जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां क्या रही उसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो प्रवृत्तियां मतलब क्या तरीका, क्या गति रही, किस हिसाब से बढ़ी, धीरे या फिर तेज, या पहले धीरे थी और फिर तेज हो गई, या पहले तेज थी फिर धीरे हो गई, ये सब प्रवृत्तियों में जानेंगे। तो मानव का उद्भव काल अप्रामाणिक है। सबसे पहली बात तो कोई ये नहीं कह सकता कि मानव का अमुक वर्ष में और अमुक महाद्वीप में उद्भव हुआ था। ये सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद 10,000 पहले, 10 लाख वर्ष पहले ऐसे हुआ होगा, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें तो जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि का कोई साक्ष्य नहीं था। प्राग ऐतिहासिक काल का हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है कितनी वृद्धि हो रही होगी, कितनी जनसंख्या थी। 18वीं सदी से पूर्व की भी अगर अपन बात करें तो सिर्फ और सिर्फ अनुमानों पर अधिक निर्भर थी।
मान्यता क्या है? मान्यता ये है कि मानव जो उद्भव है वो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ होगा। ठीक है, उस समय मात्र कुछ हजार जनसंख्या थी पृथ्वी पर। ये मान्यता है, सिर्फ मान्यता की बात हो रही है, साक्ष्य कुछ भी नहीं। अब हम देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के अध्ययन को कितने हम कालक्रमों में बांटें कि उसको हम इजी से अध्ययन कर सकें। तो बच्चों, जनसंख्या वृद्धि के लिए हम इसको कालक्रम को 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा प्राचीन, तीसरा मध्य और चौथा है आधुनिक काल। बात अगर प्रागैतिहासिक काल की करें तो मानवीय उपस्थिति की बात की जाए इस काल में, तो वो है कि हिम युग के उपरांत जब अंतिम हिम युग खत्म हुआ, जब अंतिम हिम युग चला गया, कौन सा था अंतिम हिम युग? जो प्लीस्टोसिन काल में आया था लगभग 10 लाख वर्ष पहले, वो जब चला गया तो मतलब महाद्वीपों से धीरे धीरे बर्फ हटी, जैसे कि अफ्रीका, दक्षिण यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिमी और पूर्वी एशिया आदि में धीरे धीरे मानव का विस्तार हुआ। अंतिम जो हिम युग था वो ज़्यादा आया था उत्तरी अमेरिका उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड और ये यूरोप और उत्तरी एशिया, वो बिल्कुल बर्फ़ से जम गए थे, बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए थे। और जो अंटार्कटिका और जो ग्रीनलैंड की जो बर्फ़ की चादरें हैं वो आज भी वो वहाँ का उस हिमयुग का साक्ष्य है हमारे सामने। ठीक है, तो ज्यों ज्यों वो बर्फ़ हटी महाद्वीपों से और धीरे धीरे मानव का विस्तार होना आरंभ हुआ। जब अमेरिकन भूमि पर मानव आया था तब तक पृथ्वी पर लगभग 33 लाख लोगों की जनसंख्या हो गई थी। ये काल क्या बता रहा है हमें कि अमेरिका जो भूमि है, अमेरिकन जो भूमि है, वहाँ मानव का उद्भव काफ़ी लेट हुआ था। बाकी विश्व में तब तक 33 लाख लोग थे। अनुमान है कि इस समय संसार का औसत घनत्व 4.04 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। अनुमान कर रहे हैं कि प्राग ऐतिहासिक काल में औसत घनत्व जो प्रति किलोमीटर वर्ग पे निकाला जाता है, प्रति वर्ग किलोमीटर पे 0.04 व्यक्ति होंगे। ठीक है, अब बात करेंगे प्राचीन काल की। प्राचीन काल बच्चों 6000 वर्ष पूर्व से माना जाता है। ये विश्व के कुछ भागों में कृषि और पशुपालन प्रारंभ हो गया था। 6000 वर्ष पूर्व विश्व के कुछ भागों में क्या कृषि और पशुपालन स्टार्ट हो गया था। नदी घाटियों में कृषि के साथ नगरीय विकास आरंभ हो गया था। नदी घाटियाँ फिर आ गई, नदी घाटियों में ही सबसे पहले मानव का विकास हुआ था। ईसा काल के प्रारंभ में, ईसा काल जो ईस्वी सन चल रहा है, जैसे कि अब 2021 चल रहा है, सदी कौन सी चल रही है, 21वीं, वैसे ही ईसा काल जब प्रथम शताब्दी स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम विश्व की जनसंख्या 20 से 30 करोड़ के लगभग थी। यानी 33 लाख लोग तो यहाँ थे। कब? प्राग ऐतिहासिक काल में। और जब ये प्राचीन काल की बात की जाए तो ईसा काल जब स्टार्ट हुआ था तब 20 से 30 करोड़ ही जनसंख्या थी, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे थे। इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्वी एशिया, यूनानी और रोमन साम्राज्य, मेसोपोटामिया और मिस्र के सिंधु सरस्वती सभ्यता विशाल जनसमूह थे। कौन कौन सी? ये जो घाटियाँ थी, ये सभ्यताएं थी, नदी घाटी योजना, ये जो सभ्यताएं, वहाँ क्या था, जनसमूह विशाल था। नेक्स्ट मध्यकाल। बात मध्यकाल की करें तो 700 ईस्वी से 1650 ईस्वी तक का माना जाता है। यहाँ जनसंख्या हो गई थी 55 करोड़। 20 से 30 करोड़ तो यहाँ भी थी, ईस्वी सन जो प्रथम ईस्वी सन है वहाँ थी, और अब कितनी हुई है, 55 करोड़। तो वृद्धि की गति क्या थी, अत्यंत मंद थी। यहाँ भी कारण था कि बाढ़, सूखा, महामारी और युद्ध जैसी आपात स्थितियाँ थी।
आधुनिक काल की बात की जाए तो आधुनिक काल यानी 1650 ईस्वी के बाद प्रारंभ हुआ। जनसंख्या 55 करोड़ जो थी 1650 में, वो 1750 तक आते आते 72 करोड़ हो गई। ठीक है। और 1850 की बात करूं तो 133 करोड़। ठीक 100 साल 1950 बाद में 1950 ईस्वी में 251 करोड़। मतलब हर 100 साल में डबल हो रही है। देखो 1750 में 72 थी, जो 1850 में कितनी हो गई, 133। फिर 133 से 251, लगभग डबल। अब 1950 के बाद में 2000 की बात बताई गई है, सिर्फ 50 वर्षों के गैप में कितनी हुई, तो वो हो गई 610 करोड़, यानी 360 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई सिर्फ और सिर्फ 50 साल में। अब बात अगर 2013 की करें, 13 साल बाद में, तो वहाँ हो गई 714, यानी करीब 100 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई 13 साल में। तो अगर हम 50 साल का निकालें तो 50 साल में लगभग ये 400 करोड़ जनसंख्या बढ़ जाएगी। जनसंख्या वृद्धि की गति के कारण क्या रहे? हमने जनसंख्या वृद्धि देख लिया, हमने 4 कालक्रमों में विभाजित करके उसको पढ़ लिया कि कैसे कैसे बढ़ी, और अब हम पढ़ेंगे गति के कारण क्या रहे होंगे। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से पता चलता है कि वृद्धि दर सभी महाद्वीपों में असमान है। ठीक है, सेम नहीं है, सब महाद्वीपों में अलग अलग है। काल की बात करें तो मानवीय अस्तित्व के 99% काल में वृद्धि अत्यंत मंद या कम थी। समझ में आया आपको? 99% काल की बात कर रहा है। कौन सा 99% काल? ये कह रहा है कि जब से मानव का उद्भव हुआ है तब से लेकर आज तक जो काल है उसका 99% काल में तो मानव की वृद्धि बहुत कम रही है। 1% का ही कमाल है। ये जो आज आप देख रहे हो वो सिर्फ 1% का ही कमाल है टाइम का। पिछले 350 वर्षों में वृद्धि दर बढ़ी है बस। विगत 50 वर्षों में तो जनसंख्या विस्फोट हो गया। बढ़ी क्या है? पिछले 50 वर्षों में तो क्या हो रहा है? विस्फोट हो रहा है। जनसंख्या वृद्धि के कारक क्या होंगे? अब हम पढ़ेंगे कारक। जनसंख्या वृद्धि के कौन कौन से कारक हैं जिससे कि जनसंख्या बढ़ी है? तो सबसे जो इम्पोर्टेंट और पहला कारक है वो है मृत्यु दर में गिरावट। सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण कारक है वो है मृत्यु दर में नियंत्रण। यानी अगर मृत्यु दर रुक जाएगी तो फिर जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। पहले क्या होता था कि जितने जन्म लेते थे उतने ही मर भी जाते थे। तो या तो स्थिर थी या फिर ऐसा भी हुआ है जैसे कि 1921 की जनगणना की बात करें तो माइनस में चली गई थी जनसंख्या महामारी के कारण। तो सबसे जो जनसंख्या वृद्धि का मूल जो कारण है वो हो जाएगा मृत्यु दर में गिरावट। सबसे मेन विगत 50 वर्षों में वैज्ञानिक उपलब्धियों और चिकित्सा सुविधाओं के कारण संक्रामक रोग तथा महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण हुआ है। यानी जैसे जैसे जो साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ी है, जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिली है मानव को, उसके कारण महामारियों जैसी बीमारियों पर सफलतापूर्वक रोक लगी है। उससे मृत्यु दर पर नियंत्रण हुआ है काफ़ी हद तक, जिससे मृत्यु दर में गिरावट आई और जनसंख्या वृद्धि बढ़ी। दूसरा है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति, यांत्रिक और गहन कृषि, सिंचाई सुविधाएं, उन्नत खाद बीज आदि के उपयोग से भी वृद्धि, अकालों की संख्या भी कम हो गई है। आदि के मतलब जो यांत्रिक और गहन कृषि, जो यंत्र चले हैं कृषि यंत्र तरह तरह के, उससे एक गहन कृषि मतलब बहुत चप्पे चप्पे में कृषि। गहन कृषि यानी हर जगह हर आप हेक्टेयर की बात करो या वो मीटर या उसकी बात करो कि बिल्कुल पृथ्वी जमीन जो कृषि योग्य है उसका चप्पा चप्पा काम में लो आप, तो वो क्या होती है? गहन कृषि। तो ये प्रवृत्तियाँ बढ़ी है, सिंचाई सुविधाएं बढ़ी है, उन्नत खाद बीज आए हैं। तो ये सब कारण किसके हैं? वृद्धि के, जनसंख्या वृद्धि के। ठीक है। और अकालों की संख्या में भी धीरे धीरे कमी
आइए, जो अकाल पड़ते थे, जो बार बार साल में भी कई बार आ जाते थे या फिर कुछ सालों से, वो उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। अब बात करें औद्योगिक विकास की, तो औद्योगिक विकास, औद्योगिक जो क्रांति आई थी उसके कारण भी खनन, ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीक आदि सभी क्षेत्रों का बहुमुखी विकास हुआ है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रगति, तो नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को सुविधाजनक बना दिया है। शांति व सुरक्षा की हम बात करें तो शांति और सुरक्षा से सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है। और लास्ट है प्रवास, जिसमें अमेरिका जैसे महाद्वीपों की बात की गई है कि यूरोपियन लोगों के आप्रवास से जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली और भूलने वाली बात ही नहीं है, सीधे सीधे कारण है कि एक तो मतलब मृत्यु दर में गिरावट तो वृद्धि, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति तो वृद्धि, औद्योगिक विकास हुए हैं, वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति हुई है, शांति और सुरक्षा आई है, और धीरे धीरे इधर उधर जो प्रवास बढ़ा है उससे भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब बात करें जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताएं क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि की मुख्य विशेषताओं के बारे में भी पूछा जाता है हमसे कि जनसंख्या वृद्धि की जो मुख्य विशेषताएं क्या रही है। ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ ये 12th बोर्ड के लिए तो उपयोगी है ही है, बाकी ये RS IAS तक पूछे जाते हैं यूं के यूं कि आप मुख्य विशेषताएं बता दो, जो वृद्धि की गति थी उसके कारण क्या थे वो बता दो, या फिर जनसंख्या वृद्धि को विभिन्न कालों में बांटकर बता दो। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मुख्य विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम समय लेते हैं 1650 से 1750 का। उसमें क्या हुआ, एशिया व यूरोप में साधारण वृद्धि होने लगी थी। 1650 से 1750 के बीच में एशिया और यूरोप में साधारण वृद्धि होने लगी थी। अफ्रीका में जनसंख्या उस समय घटी थी। ठीक है, अफ्रीका में 1650 और 1750 के बीच के समय जनसंख्या घटी थी। और उत्तर और दक्षिण अमेरिका की बात करें तो जनसंख्या बहुत ही अल्प थी उस समय। नेक्स्ट 2 नंबर 1750 से 1900 ईस्वी तक, तो सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि हुई थी इस समय, किंतु सबसे ज़्यादा हुई थी एशिया और यूरोप और उत्तरी अमेरिका, इन तीनों में सबसे ज़्यादा हुई। कौन से काल में, 1750 से 1900 के बीच में। थर्ड, सन 1900 जो 20वीं सदी थी उसकी बात हो रही है कि वृद्धि दर बहुत अधिक थी। सर्वाधिक कहाँ हुई, सर्वाधिक हुई अमेरिका और एशिया में। जिस अमेरिका में बहुत लेट मानव आया था, अब वहाँ जनसंख्या बहुत तीव्र गति से वृद्धि कर रही थी। पिछले 80 वर्षों में तो एशिया की जनसंख्या क्या हो गई, 2 गुनी। अगर पिछले 80 वर्षों की बात करें तो एशिया की जनसंख्या 2 गुनी हो गई, तो अमेरिका की 4 गुनी हो गई और यूरोप की तो कम हुई है। जनसंख्या वृद्धि यूरोप की क्या हुई है, पीछे के 80 वर्षों में कम हुई है, जबकि अमेरिका की 4 गुना बढ़ी है और एशिया की 2 गुना। समस्त संसार की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो 3 जो पीछे की शताब्दियां हैं उसमें लगभग 7 गुनी बढ़ी है। पीछे की 3 शताब्दियों में समस्त विश्व की हम बात करें तो लगभग 7 गुना जनसंख्या बढ़ी है। एशिया व यूरोप में पीछे की 3 शताब्दियों के पूर्व संसार की लगभग 3 शताब्दियों के पूर्व की बात हो रही है कि उस समय संसार की लगभग 3/4 3/4 जो जनसंख्या थी वो एशिया और यूरोप में रह रही थी। और एशिया और यूरोप की अगर आज वर्तमान की बात की जाए तो भी वही 3/4 जो जनसंख्या है वो एशिया और यूरोप में वर्तमान में भी रह रही है। परंतु अगर उत्तर और दक्षिण अमेरिका की अब जो वृद्धि है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में 3 सदियों में 364 गुनी वृद्धि हो गई है।
364 गुनी बहुत ज़्यादा होती है बच्चों। 364 गुनी वृद्धि हुई है पीछे की 3 शताब्दियों की। अकेली हम अमेरिका की बात करें तो अकेला अमेरिका 3 सदियों में 364 गुना जनसंख्या बढ़ा दी है अमेरिका ने। कौन सा अमेरिका? उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है। और दक्षिण अमेरिका में 14 गुना बढ़ी है। और अफ्रीका में सबसे कम कितनी? 3 गुना ही बढ़ी है। ठीक है। समझ संसार की बात करें तो 7 गुना। और उत्तरी अमेरिका की 364, दक्षिण की 14 और सबसे कम अफ्रीका की केवल और केवल 3 गुना। हाँ तो बच्चों आज हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो अपना है इसमें जनसंख्या वितरण वृद्धि घनत्व में जो पार्ट बचा हुआ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है टॉपिक, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। उससे क्वेश्चन 100% उठेगा। आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम देख लो या फिर कोई सी भी प्रतियोगिता एग्ज़ाम देख लो, उसमें से ज़रूर क्वेश्चन बनता है, बड़ा या छोटा। तो वो पढ़ेंगे हम इसके नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो जो अगला वीडियो लाऊंगी मैं, अगला जो लेक्चर लाऊंगी वो होगा अपना जनांकीय संक्रमण सिद्धांत। तब तक पढ़ते रहिए बच्चों, और साथ ही इन विपरीत स्थितियों में अपना और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।